हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपका सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम का सिद्धांत, जो 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और आपको जरूरत कुछ नहीं पढ़े हो, लेकिन आज से ही स्टार्ट करके आप अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत ही एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला आपका प्रश्न है कि शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। हमने कई बार डिस्कस किया है। तो विद्यालयों में सीखने, सिखाने तथा पढ़ने लिखने की प्रक्रिया सामान्यतः शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है। इसे ही शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण का सरल शब्दों में अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम 3 बिंदु आते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि ज्ञान किसी देश के सुख एवं समृद्धि का आधार है, यह किसका कथन है? जो कि ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। आप टेट दो या सुपर टेट दो, ये किसी में एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो कथन है, ये कथन है जॉर्ज वाशिंगटन का। उन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है, ज्ञान है, वो किसी भी देश का सुख एवं समृद्धि है। यह वाशिंगटन ने बोला है। अगला आपका प्रश्न है कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करता है, यह कथन किसका है? तो समस्त हम जो कुछ भी सीखते हैं, इससे क्या होता है? हमारे सीखने में वृद्धि होती है। यह कथन जो है, यह कथन है जेम्स एम थॉइन का। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तम शिक्षण की विशेषताएं लिखिए। उत्तम शिक्षण क्या है? तो राइटर है योकम व सिम्पसन ने उत्तम शिक्षण की निम्न विशेषताएं बतलाई है। पहला, उत्तम शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती है। इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करता है। उत्तम शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। यह प्रेरणात्मक तथा सृजनात्मक होता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके, जो कि बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। और हमने ये बहुविकल्पीय प्रश्न में भी डिस्कस किया है। तो यह कथन रायबर्न ने कहा है कि उन्होंने बोला है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके। यह रायबर्न ने कहा है। संप्रेषण क्या है? दो व्यक्तियों के बीच भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण के घटक या कारक बताइए। तो संप्रेषण के घटक या कारक जो होते हैं, पहला तो घटक जो होता है प्रेषक, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम, चौथा ग्राही, पांचवा प्रतिपुष्टि। तो संप्रेषण के घटक और कारक कौन कौन से हैं? प्रेषक, संदेश, माध्यम, ग्राही एवं प्रतिपुष्टि। संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्तिगत संप्रेषण क्या है? तो ए.जी. मेलविन के अनुसार व्यक्तिगत संप्रेषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश, निर्देश प्रदान करने के लिए शिक्षक का प्रत्येक बालक से पृथक पृथक साक्षात्कार करना है। इसे हम व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। सामूहिक संप्रेषण या कक्षा संप्रेषण के गुण बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर सामूहिक संप्रेषण और कक्षा शिक्षण के गुण क्या है? तो सामूहिक संप्रेषण के निम्नलिखित गुण है। पहला तो यह विधि सरल एवं सस्ती है, इसी कारण व्यवहारिक है। दूसरा, बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करते हैं। तीसरा, यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत, कला एवं कविता के लिए उपयोगी है। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षण क्या है? तो फ्रोवेल एक राइटर है, वैज्ञानिक है। इन्होंने अपने अनुसार शिक्षण को क्या बताया है? तो बालक कार्य करके ही सीखता है और क्रिया द्वारा सीखना अस्थायी
सीखना है। ठीक है, तो बालक कार्य करके ही सीखता है और क्रिया द्वारा सीखना अस्थायी, मतलब अगर बालक जो कुछ भी सीखता है और करके सीखे तो बहुत ही अच्छे और वो मतलब अस्थायी से सीखता है, कभी भूलता नहीं है। प्रेरणा की तरीके बताइए। तो प्रेरणा के तरीके सामान्यतः दो है। दूसरा पहला है शाब्दिक प्रेरणा, जिसमें शाबाश, अच्छा, उत्तम शब्द आते हैं, और शाब्दिक जिसमें दंड एवं पुरस्कार आते हैं। रुचि के संबंध में मैकडूगल का क्या कहना है? तो मैकडूगल का मानना है कि रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि की क्रियात्मक रूप है। नियोजन के सिद्धांत का क्या महत्व है? योजना बनाकर कार्य से श्रम एवं समय की बचत होती है। शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है। शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। अगला आपका प्रश्न है कि चयन के सिद्धांत पर रायबर्न के विचार लिखिए। तो रायबर्न का मानना है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। आवृत्ति के सिद्धांत का मूल भाव क्या है? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान के आधार पर बार बार पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति विस्मरण की संभावना कम होती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप कुछ भी पढ़ो तो उसे बार बार डेली रिवाइज करते रहेंगे तो उसे भूलने में थोड़ा कम संभावना रहती है। शिक्षण सूत्र से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षण सूत्र प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। यही शिक्षण सूत्र का अभिप्राय होता है, जो कि बहुत ही आईएमपी प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र से आपका क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं, मतलब जैसे कि अगर एक शिक्षक के पास शिक्षण सूत्र रहेंगे तो वह क्लास में बहुत ही अच्छे से अपने छात्रों को पढ़ा सकेगा और उनका उपलब्धि, उनका भविष्य अच्छे से सुधार सकेगा। जैसे कि यहाँ लिखा है कि जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों की उपलब्धि में गुणात्मक सुधार कर सकते हैं टेक्निक्स को अपनाकर। अगला आपका प्रश्न है कि शिक्षण सूत्र को परिभाषित कीजिए कि शिक्षण सूत्र क्या है। तो रेमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांतों से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो शिक्षण सूत्र को परिभाषित करते हुए रेमंड ने कहा है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें, ठीक है, मार्गदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांतों में व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र को समझाइए। तो इस सूत्र का आशय है कि छात्रों को पहले सरल उसके बाद जटिल बातों की जानकारी दी जाए जिससे पाठ व विषय उनकी रुचि व ध्यान में बना रहे। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित सूत्र है। किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत पहले किसी तथ्य या विषय की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसके पृथक पृथक अंश की जानकारी दी जाती है। तो वो जो सूत्र होता है वह होता है पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। इस सूत्र के माध्यम से पहले क्या किया जाता है, पूरे विषय की पूर्ण जानकारी दी जाती है, फिर बाद में थोड़े थोड़े पृथक पृथक करके उसकी बारे में या उसकी जानकारी दी जाती है। बालक जो पहले जानता है उसको आधार मानकर उन बातों को बताया जाता है जो वे नहीं जानते हैं। क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर सूत्र पर हर्बर्ट स्पेंसर के विचार क्या है, जो कि बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने स्थूल से सूक्ष्म की ओर के बारे में बताया है कि इस सूत्र को अपनाने पर विशेष जोर दिया है। उनके अनुसार हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए तथा अंत सूक्ष्म बातों हो। इसे मूर्त से अमूर्त की ओर
के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहले प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाए, उसके बाद अप्रत्यक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ज्यादा अधिक समझ में आएगा। कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, जो कि बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। तो वो है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। शिक्षण प्रविधि से आपका क्या अभिप्राय है? तो शिक्षण प्रविधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत है। शिक्षण कैसे हो, इसका उत्तर शिक्षण प्रविधि द्वारा ही प्राप्त होता है। पाठ्य वस्तु कितनी समझ आई, कितनी और अच्छी तरीकों से समझाई जा सकती है, इसका निर्धारण शिक्षण प्रविधि द्वारा ही किया जा सकता है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रश्नोत्तर विधि पर पार्कर का विचार समझाइए। तो पार्कर का मानना है कि प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी है। वर्णन विधि के तरीके लिखिए। तो वर्णन विधि के तरीके जो है वो है चित्र एवं मॉडलों द्वारा, भ्रमण द्वारा, करके या प्रयोग द्वारा, जो कि बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, वर्णन क्या होता है? तो चित्र मॉडलों द्वारा, भ्रमण द्वारा या करके या उसका प्रयोग करके हम वर्णन कर सकते हैं। व्याख्यान विधि के लाभ लिखिए। तो व्याख्यान विधि के लाभ होते हैं जटिल व दुरूह विषय का ज्ञान, विषय का सरलीकरण, स्वाध्याय की भावना, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान, मतलब किसी भी बात को व्याख्या तरीके से बताया जाए। खेल विधि पर ह्यूजेज एवं ह्यूजेज का विचार लिखिए। तो वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, प्रायः खेल या क्रीड़ा विधि कहलाती है। ठीक है, तो वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उनमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, प्रायः खेल या क्रीड़ा विधि कहलाती है। अगला आपका प्रश्न है कि इस उद्यान में बालक पौधों पाठशाला, ठीक है, बहुत ही प्रश्न है कि इस उद्यान में बालक जो होते हैं पौधे होते हैं, पाठशाला बगीचा होता है, शिक्षक माली होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किंडरगार्टन विधि के जनक फॉरवर्ड ने दी थी कि इसमें जो बालक होते हैं वे पौधे होते हैं, पाठशाला बगीचा होता है और शिक्षक माली होता है। यह किंडरगार्टन विधि के जनक फॉरवर्ड ने दिया है। भाषा शिक्षण की दक्षताएं कौन कौन सी है? तो भाषा शिक्षण की दक्षताएं, पहला तो है सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, चौथा है लिखना। तो भाषा शिक्षण की 2 दक्षताएं कौन कौन सी है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कार्यशाला प्रविधि से क्या अभिप्राय है? तो कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्या का प्रायोगिक कार्य है जिसमें सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान, अनुभवों व कौशलों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं, उसे कार्यशाला प्रविधि कहते हैं। कार्यशाला का मूल सूत्र क्या है? कार्यशाला का मूल सूत्र उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से कार्य करना कार्यशाला मूल सूत्र कहलाता है। भ्रमण विधि से क्या आशय है? भ्रमण से आशय है घूमना। स्पष्ट है कि इस विधि में स्थलों, वस्तुओं का ज्ञान घूम घूम कर प्राप्त किया जाता है। इस विधि को शैक्षिक भ्रमण भी कहते हैं। भ्रमण विधि के लाभ बताइए। भ्रमण विधि के जो लाभ होते हैं, पहला होता है सीखना रुचिपूर्ण लगता है। दूसरा, सामाजिक भावना का विकास होता है। तीसरा, समस्त इंद्रियां क्रियाशील रहती है। चौथा, सीखने में स्वतंत्रता रहती है। तो ये भ्रमण विधि के लाभ होते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि टीएलएम का पूरा नाम तथा उपयोग लिखिए। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री तथा इसका उपयोग कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रोचक बनाने में किया जाता है। गतिविधि से आप क्या समझते हैं? वह तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है तथा जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, उसे गतिविधि
कहते हैं। तो वह तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, जो हमारे सीखने को अस्थायी बनाता है, उसे हम गतिविधि कहते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? तो जब सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि के द्वारा कराई जाती है तो इसे गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। यह शिक्षण की नवीन विधा है। बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, आप इसको अच्छे से क्लियर कर लेना कि गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है। तो जब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि के द्वारा, आपको पता है गतिविधि क्या है, तो वह तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है, जिसके द्वारा जो हमारा सीखते हैं वो अस्थायी होता है, उसे हम गतिविधि कहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि के द्वारा कराई जाती है तो इसे गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। यह शिक्षण की नवीन विधा है। अगला आपका प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षण से क्या अभिप्राय है? बाल केंद्रित शिक्षण बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर आयोजित किया जाता है। इस शिक्षण के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण सम्मान करते हुए उसके सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है। क्रियापरक विधि से क्या अभिप्राय है? तो क्रियापरक विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है जब किसी विषय के शिक्षण में लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के द्वारा किसी प्रकार की क्रिया की जाती है, उसे क्रियापरक विधि कहते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षण में किए जाने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। तो रुचिपूर्ण शिक्षण संबंधी क्रियाकलाप निम्न है। पहला, गीत कविता, कहानी चित्रण, खेल, अभिनय नाटक, भ्रमण निरीक्षण, पहेली, वार्तालाप, पर्यावरण में पाए जाने वाली वस्तुओं का उपयोग। तो ये रुचिपूर्ण शिक्षण में किए जाने वाले क्रियाकलापों का उल्लेख है। गेज के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है? तो गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। ठीक है, तो शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। दक्षता आधारित शिक्षण का क्या अर्थ है? दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है दक्ष अध्यापकों द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके। दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को उस सीमा तक सीख ले कि वह उसके जीवन का अंग बन जाए। दक्षता शिक्षण के उद्देश्य क्या है? दक्षता आधारित शिक्षण के जो उद्देश्य है, पहला है छात्रों को विषय विशेष में दक्ष बनाना, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, शिक्षण के प्रति रुचि तथा सहयोग की भावना का विकास करना। अगला आपका प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है? उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में छात्र ने जो कुछ सीखा उसको ध्यान में रखकर उसकी उन्नति प्राप्त करने के लिए होता है। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्र को अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। जो भी उसकी कमजोरी होता है उसको दूर करता है। उपचारात्मक शिक्षण की एक परिभाषा लिखिए। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार उपचारात्मक शिक्षा एक छात्र की कमी, निम्न समान योग्यता के कारण नहीं को अंशतः अथवा पूर्णतः दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष शिक्षण है। तो आज के लिए हम इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगर हम ज्यादा प्रश्न डिस्कस करेंगे फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर थोड़ी आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये जितने भी आज के प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, कैसे भी किसी भी तरह इसको याद कर लीजिए। और मैं कह रही हूँ आपके 100% एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, बस इस अच्छे से तैयारी करना है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से ज्वाइन होकर इसको डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और डेली रिवाइज कीजिए, तभी आपको याद होगा। आप सोच रहे हो एक दिन पढ़ेंगे याद हो जाएगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो डेली रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनको हेल्प मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू अगेन।